आनंद सिंह देखो कौन है, उनको क्या पूछना है बता दीजिए। साउंड ऑफ करो। उनको क्या पूछना है? आज का जो क्लास है हम लोगों का बीपीएससी के सिलेबस पर आधारित है ना। सबसे पहले हम लोग बीपीएससी के सिलेबस को और क्वेश्चन ट्रेंड प्रीलिम्स का एनालाइज करेंगे और उसके लिए जो जो किताबें ज़रूरी हैं उनको हम लोग बताएंगे। बीपीएससी का सिलेबस जो है, जब से प्रीलिम्स का इम्तहान नए ट्रेंड में हो रहा है तब से प्रीलिम्स और मेन दोनों का सिलेबस सेम है। यहाँ सिलेबस में कोई बदलाव नहीं लाया गया। बिहार में लोगों को इसके लिए फुर्सत नहीं रहती है ज़्यादा, तब से यूपीएससी कई बार बदल चुका है। तो दोनों तरह से हम बताएंगे। पीपीटी के माध्यम से भी आप लोग अपना कलम कॉपी सामने रखिएगा, जिनको जो जो लिखना होगा वो लिखेंगे। देखिए बीपीएससी का जो पहला नंबर जो एग्जामिनेशन का पैटर्न, तो प्रीलिम्स में आपके पीपीटी पर आ रहा है 150 क्वेश्चन होता है, 150 नंबर होता है। यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे यूपीएससी में निगेटिव मार्किंग होता है 0.33 का, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बार जहाँ 110 पर सिलेक्शन हुआ है, कि अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में सर्वाधिक, और ये कैसे हुआ है इसका तो अंदाजा करना मुश्किल है। आवाज सबको जा रही है, पीपीटी नहीं आ रहा है तो ठीक है। वो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो इसमें 150 सवाल है, 150 नंबर का है। और जैसे मैंने कहा कि 110 बीपीएससी के इतिहास का सर्वाधिक क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार हुआ। और ये थोड़ा हम लोगों के मापदंड के हिसाब से ये एबनॉर्मल है कि कैसे हो गया इतना, कि हम लोगों को भी या जितने भी इस फील्ड में जो एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों को भी आइडिया नहीं लगा कि इतना ज़्यादा कैसे हो। 100, 102, 3, 4 तक का अधिकतम अनुमान था, लेकिन फिर भी तो आपको अब टारगेट हम लोग पहले बताते थे कि 100 प्लस माइनस में टारगेट लेके चलना है कि आपको बनाना है। अब तो 110 ये मापदंड हो गया, तब इसी के आसपास टारगेट करके चलना होगा कि हमारा कम से कम बने। तो फिर पहले सिलेबस हो गया। मेन में हिंदी 100 नंबर का होता है जो क्वालिफाइंग होता है। कुछ आदमी कभी कभी हिंदी में भी फेल कर जाते हैं। लोगों को लगता है कि हिंदी है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स अगर इसमें नहीं आया तो जीएस और ऑप्शन का कॉपी नहीं देखा जाता। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब ही होता है कि पहले उसकी कॉपी देखी जाएगी, अगर उसमें पास है तो फिर आगे की कॉपी देखी जाएगी। तो ऐसा भी 10, 5, 15, 20 स्टूडेंट जरूर होते हैं जो हिंदी में ही फेल कर जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं, केवल मैट्रिक का हिंदी व्याकरण का किताब एक एक रीडिंग मारते रहिए समय समय पर। ऐसे है, ऐसी है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो बहुत मुश्किल का चीज़ नहीं है। और जीएस में इस बार जो सिलेबस में केवल मार्क्स बदल दिया गया है ना। 300 नंबर का एक पेपर हो गया,
पहले 200 नंबर का पेपर होता था और ऑप्शनल पेपर 2 होता था। तो ऑप्शनल पेपर 2 800 नंबर का हो और जीएस पहले 400 नंबर का होता था। अब यूपीएससी में 2013 से जो बदलाव हुआ है, जैसे यूपीएससी में जीएस 1000 नंबर का है और ऑप्शनल जो है 500 नंबर का, यानी ऑप्शनल से 2 गुना जीएस है। सेम फार्मूला में यहाँ नंबर के मामले में केवल आ गया कि जीएस 600 नंबर का है और ऑप्शनल 300 नंबर का है ना। और ऑप्शनल में अब नॉर्मल हुआ कि एक ही पेपर ये लोगों ने कर दिया। यूपीएससी में ऑप्शनल में पेपर 1 पेपर 2 है, लेकिन यहाँ पेपर 1 है। तो पहले के जमाने में जो पेपर 1 और 2 में बटा हुआ सिलेबस था तो पूरा एक ही में है ना। तो यहाँ पर अब पता नहीं क्यों और कैसे ऐसे होते रहता है। तो नॉन सीरियसनेस तो निश्चित रूप से है ये, लेकिन अब जो है तो वही है। तो आपका जो पैटर्न हुआ कि प्रीलिम्स 150 नंबर और मेन का अब क्वालिफाई मतलब आपका जो रैंकिंग है वो 900 मार्क्स पर हो। पहले जो 1200 पर होता था, अब 900 पर आपका रैंकिंग हुआ और 150 नंबर का इंटरव्यू। अब ये इम्पोर्टेंट है कि इसको आप समझ लीजिए। जो सेकेंड पीपीटी नहीं यार, नहीं आ रहा है। ये ट्रेंड जो है पढ़ाई के दृष्टिकोण से, जैसे हम करेंगे 110 नंबर का जा रहा है एरिया, अभी का जो ट्रेंड है 150 सवाल कहाँ से आता है। तो 64वीं 65वीं 66वीं ये 3 इम्तहान का ट्रेंड एनालिसिस है। हिस्ट्री से अमूमन हमेशा सबसे ज़्यादा नंबर आता है, क्वेश्चन आता है 30, 40, 36, 35 मिनिमम सवाल है अभी तक के। पीछे के भी जो इम्तहान हुआ है कभी कभी एक बार 46 सवाल आया हुआ है ना। तो 46 आउट ऑफ 150 ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप इतिहास के सेक्शन से अगर एवरेज 35 सवाल मान लीजिए 35, तो टारगेट करके अगर बीपीएससी है जिससे पढ़ेंगे तो 30 सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और बढ़िया से पढ़े तो 30 सवाल, थोड़ा मध्यम गति पढ़े तो 25 का टारगेट तो होना ही चाहिए जो पास करने वाले हैं पढ़ने के लिए। दूसरा सेक्शन जो है वो करंट अफेयर्स है, जो अभी के समय में बीपीएससी में बहुत वैल्यूएबल है। 30 सवाल आता है। तो अभी जो मेरे से जो लोग भी सीरियस है उनको हम भी कहना चाहते हैं, जैसे लोगों को करना होता है कि हमारा सवाल करंट अफेयर्स में फंस जा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो बीपीएससी का जो पढ़ाई का ट्रेंड है, जो इतना दिन से हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, उसका ट्रेंड बदल चुका है। पहले बीपीएससी का एक अलग जेनर होता था और यूपीएससी का अलग होता था।
पहले ये होता था कि यूपीएससी वाले बीपीएससी नहीं देते थे, बीपीएससी वाले यूपीएससी नहीं देते, है ना। जब हम लोग शुरुआत में पढ़ाते थे 90 2010 तक एक तरह से कहिए, लेकिन जैसे जैसे यूपीएससी का या नौकरी की कमी हुई है, अब सब आदमी सब इम्तहान देता है। बीपीएससी में एग्जामिनेशन में सवाल पूछने के ट्रेंड में परिवर्तन आया। पहले एसएससी पढ़ने वाला बहुत सारा लड़का बीपीएससी क्वालिफाई करता था, मेन में भले वो फेल कर जाता था, और जो यूपीएससी का प्रॉपर लड़का होता था वो बीपीएससी में फेल कर जाता था, क्योंकि यहाँ फैक्चुअल सवाल ज़्यादा हो जाता है। यूपीएससी में कंसेप्ट की पढ़ाई होती है, बीपीएससी में ज़्यादा फैक्ट हो जाता है। तो एसएससी वाले भी फैक्ट याद करने में माहिर होते, वो क्वालिफाई कर जाते थे। हम लोगों के स्टूडेंट भी जो एसएससी वाले थे बीपीएससी क्वालिफाई कर जाते थे, जो अच्छा स्टूडेंट है वो फेल कर जाता था। हाल के दिनों में इसमें परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन करंट अफेयर्स में हुआ है और इकोनॉमी में हुआ है। इकोनॉमी तो इस साल भी भले कम सवाल आया है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है सभी सेक्शन से बेहतर है। जिसको कुछ आएगा वही बना पाएगा। तो करंट अफेयर से मेरे कहने का मतलब है कि जो झंडा पताका पढ़ने का आदत है, बीपीएससी गेट से खरीद कर इम्तहान के समय में, अब उसका जमाना बीत गया। इसीलिए 30 में 5-10 सवाल बन पाता है ऑन एन एवरेज, और ये एरिया फेल करने का बड़ा कारण बन जाता है। तो इसीलिए यहां भी समझने की जरूरत है कि आपको बीपीएससी में भी एक रेगुलर अखबार पढ़िए, योजना मैगजीन पढ़िए और एक कॉम्पिटिटिव मैगजीन पढ़िए। हालांकि जो आदमी रेगुलर एक कोई भी अखबार, हिंदुस्तान या दैनिक भास्कर पढ़ता है, उसके लिए ये सवाल उतना मुश्किल नहीं होगा। हिंदी में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए हिंदू पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम हिंदी में इम्तहान देते हैं तो हम केवल हिंदी अखबार पढ़ें। इन चीज़ों को पढ़ने का थोड़ा थोड़ा आदत, डाइवर्सिटी लाना चाहिए, ताकि हिंदू के बराबरी में हिंदी में कोई अखबार नहीं, उसके लिए कई अखबारों को देखना होगा। फिर टेलीग्राम एक चैनल अभी आता है, टेलीग्राम ऐप है, इस पर न्यूज़पेपर का एक चैनल होता है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। 130-40 रुपये में 3 महीना का होता है, जिसमें हर अखबार आता है। तो उसमें सबसे अच्छा सेक्शन होता है एडिटोरियल। वो सभी अखबारों का प्रतिदिन एडिटोरियल एक साथ देते हैं, हिंदी एडिटोरियल, अंग्रेजी एडिटोरियल। तो इससे बेहतर कलेक्शन पीटी मेन के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो किताब लोग भी करंट अफेयर्स का छापते हैं, प्राय स्पेक्ट्रम जैसा भी, वो हिंदू फ्रंट लाइन के लेख को सीधे डाल देते हैं, अखबारों के एडिटोरियल को सीधे अपने किताब में डाल देते हैं। हम लोग भी सब एडिटर रहे हैं, तो हम लोग भी यही काम करते हैं। जनरली यही होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव मैगजीन होती है उसमें यही काम होता है। तो जब ओरिजिनल पढ़िएगा, प्राइमरी स्रोत पढ़िएगा, तो सेकेंडरी का वैल्यू खत्म हो जाता है। डेली आपको 8-10 अखबार का एडिटोरियल इसमें मिलता है। जो आपको लगे कि इम्तहान लायक है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और शेष उड़ा दीजिए, है ना। तो करंट अफेयर्स पर अगर कोई अच्छे से मेहनत करे तो इजीली 25 बनाएगा, आसानी से 25 बनाएगा। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर हैं तो आप आसानी से 25 सवाल को सॉल्व करेंगे, तो आप 50 के रेंज में चले गए। 2 ही सेक्शन, है ना। साइंस जो है, तीसरा जो सेक्शन है साइंस, ये साइंस वाला सेक्शन अब जो है प्योर साइंस नहीं रहा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में रटने वाले सवालों का अब धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। यूपीएससी में तो खात्मा हो गया है। अब आप देखिए कि 66 में 27 सवाल है, 65वीं में 30 सवाल है। यहाँ एक बैलेंस बिगड़ता है। जैसे आर्ट्स वाले लड़के के लिए साइंस में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, साइंस वाले के लिए इधर मुश्किल होता है। लेकिन अभी का साइंस नहीं है, ये साइंस टेक है, ये अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस का
10-12 टॉपिक फिक्स होता है, उसको अगर आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ या डिफेंस हुआ या इस तरह का चीज हुआ, ब्लैंक हो गया है, उससे अच्छा है इसको ब्लैंक के रखना, पढ़ा लेगा। तो साइंस का जो सेक्शन है ये जरूर है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये 9-10 का जो है एनसीईआरटी अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो ये जरूरी है आपके लिए पढ़ना। इसका थॉरो और साइंस ऑफ आर्ट्स वाले के लिए वो ऐसा कोई मुश्किल का चीज नहीं रहा है। बेसिक्स जो थियरी है जो अप्लाइड होता है टेक्नोलॉजी में, उन टॉपिक्स का ध्यान दीजिए। और उसके बाद अखबार में आने वाले सभी साइंस से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए नोबेल प्राइज मिला, मेडिसिन में नोबेल प्राइज, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उन लोगों ने क्या क्या थियरी दिया, उससे जुड़ा हुआ चीज आप जरूर देखिए। प्लस मान लीजिए कोरोना हुआ, किसी तरह का और बीमारी हुआ, स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई काम हुआ, डिफेंस में कोई काम हुआ, ओशिनोग्राफी समुद्र में कोई काम हुआ, इन सब चीजों पर अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बनिस्बत ये याद करना कि दूरी का मापक क्या है और कौन सी का मापक क्या है, यूनिट्स और जो उसका नाम होता है मेजरमेंट को, उस तरह के चीजों का जमाना अब साइंस से भी जा रहा है। इसलिए बदलते हुए ट्रेंड की तरफ आपको अभी टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन ये निश्चित रूप से हर विषय में है कि आपका बेस हर चीज का मजबूत होना चाहिए। अप्लाइड आप तभी जानेंगे जब थ्योरेटिकल की जानकारी आपको है। अब थ्योरेटिकल को रटने की जरूरत नहीं, उसको समझने की जरूरत है। और जो अखबार में, मैगजीन में, पत्रिका में आ रहा है, उन चीजों को आप थियरी से जोड़ के अप्लाइड करके पढ़िए, तो हर विषय में आप अच्छा स्कोर कीजिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि एक किताब लेकर रट्टा मारे जा रहे हैं। कोई आदमी कहता है कि हाँ लूसेंट ही पढ़ के हम पास कर दें, तो इस तरह के दिग्भ्रमित करने वाले लोगों से बचिए, क्योंकि वो किस तरह से पास किए हैं कि वही जानते हैं। अगर केवल लूसेंट पढ़ के पास करना हो तो हर विद्यार्थी लूसेंट रट जाएगा। एक किताब लेगा, बहुत आदमी डिक्शनरी रट जाता है, तो लूसेंट रटने में क्या है, सुबह से शाम तक लूसेंट नहीं पढ़ेगा। तो इस तरह के लोग, हम फेसबुक पर भी देख रहे थे, एक सफल विद्यार्थी, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव आके पूरे देश को आप गाइड करते हैं। अच्छे लोग भी गाइड करते हैं, इसमें नहीं कि नहीं सभी लोग ऐसे ही, लेकिन एक ये शौक की तरह इवेंट मैनेजमेंट हो गया है। तो सीरियसनेस जो पढ़ाई का होता है वो खत्म हो जाता है। कोई चुटकुला बताता है, कोई कहानी बताता है, कोई हंसाता है, कोई मजाक करता है, तो वैसे लोगों को फेल करवाते हैं वैसे ही लोग। आज क्यों बीपीएससी में टॉप 10 में इंजीनियर है 10, ये बीपीएससी में पहले नहीं होता था, ये यूपीएससी में ट्रेंड हुआ, तो यूपीएससी ने सिलेबस बदला, फिर भी वो ट्रेंड रोक नहीं पा रहा है। तो क्योंकि आपको समझना होगा कि जो आईआईटी करता है, जो एमबीबीएस है, जो आईआईएम किया है, जो डीयू से पढ़ा, जो जेएनयू से पढ़ा, उसको देश के सर्वश्रेष्ठ टीचर पढ़ाए, और तब बेस है तो वहां से आगे बढ़ा। और आप अपने गांव से आए, आपको स्कूल में पढ़ाने वाला नहीं है, आपको कॉलेज में पढ़ाने वाला नहीं है, आप पटना में आकर थोड़ा स्कोर कर लिए इधर उधर करके, तो आपको लगा कि हम बहुत बड़े विद्वान हो गए। आप नहीं समझ पा रहे कि आपको कंपीट करना है उस इम्तिहान में बेस्ट टैलेंट के साथ। तो आप तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक आप ये न समझें कि हम कितने पानी में, कोई दूसरा क्या कर लेगा। अगर आप सेल्फ डिफीट के मूड में होइएगा तो दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पहले ये समझना है कि हम कहाँ हैं, और ऊंचाई तक जाता आदमी है, लेकिन आपको सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन खुद का होना चाहिए। और तब आपको देखना चाहिए कि हम उस लेवल पर हमको जाना है, हमको कितना मेहनत करना है।
तो क्या हम झंडा पताका पढ़ के क्वालिफाई करेंगे? मजाक करके हम क्वालिफाई करेंगे? चुटकुला सुनकर क्वालिफाई करेंगे? तो ये चीज सीरियसनेस समझना होगा। इसीलिए हमेशा टेक्स्ट बुक पढ़िए। गाइड, जो भी आदमी पढ़ाई की शुरुआत करता है उसके लिए गाइड नहीं है। जब तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेगा कोई, कभी क्वालिफाई नहीं कर सकता है। और वो भी टेक्स्ट बुक छठा से 10वां तक अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए तो आप एक बहुत ही सॉलिड बेस पर होते हैं, आपका आधार बहुत ही मजबूत होता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप 9, 10 या किसी भी छोटे टेक्स्ट बुक को भी पढ़ने में हिचकिए मत। ये सब आधार किताब है, तो साइंस के लिए वो देखिए। और साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ अब ज्यादा सवाल आता है, इसलिए अप्लाइड एस्पेक्ट को ज्यादा देखता है। बात समझ है? तो साइंस में अगर मान लीजिए 25-25 यहाँ पर इक्वल ले होता है, हालांकि जब साइंस में होता है तो अमूमन माना जाता है कि हिस्ट्री वगैरह में स्कोरिंग थोड़ा घटेगा, जो आर्ट्स का है उनका स्कोर यहाँ बढ़ेगा। कोई यहाँ हो सकता है कि 15 सवाल करे तो कोई 25 सवाल करे, तो यहाँ कोई 15 करे तो कोई 25 करे। ये भाई साइंस और हिस्ट्री एक दूसरे को कॉम्पनसेट करता है। आर्ट्स वाले को वहाँ एडवांटेज देता है और साइंस वाले को यहाँ एडवांटेज, दोनों मिला के मामला बराबर करता है। तो मान लीजिए 70 प्लस आप चले गए 3 विषय से। अब जो है ऐसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में फिर आप देखते रहे कि तीनों जो साल में किस किस तरह से सवाल पूछे गए। तो ज्योग्राफी एक ऐसा एरिया है जिसमें 17, 20, 20, 64वीं में 17 लिखना है तो लिखते जाइएगा आप लोग, और 65वीं में 20 है और 66वीं में 20 है। तो ज्योग्राफी जो है 20 सवाल के आसपास रहता है। ठीक से पढ़िएगा तो इसमें 15 प्लस सवाल बना सकते हैं। ज्योग्राफी में कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें। यहाँ 15 सवाल बनेगा तो आप 85 के रेंज में जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यही एकमात्र, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेंड ये है कि इसमें सवालों की संख्या घट रही है लगातार। पहले 15 प्लस होता था, आज 64वीं में 13 सवाल आया, 65वीं में 10 और 66वीं में 11। ये ऐसा सेक्शन है पूरे जनरल स्टडीज में कि अगर कोई ठीक से पढ़े तो 100% स्ट्राइक रेट इसमें आता है। अगर ठीक से आप पढ़े हैं तो आप चाहिए तो 10 का 10 बना सकते हैं। मान लीजिए 10 का 10 ना बना, 8 बना, 2 उधर जाइए तो आप चले गए 93 की रेंज में। इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी लगातार मुश्किल का एरिया है। इंडियन इकोनॉमी में क्योंकि बहुत आदमी को टर्मिनोलॉजी को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, फिर अप्लाइड उसका ऐसा कभी कभी बीपीएससी में लगातार जैसे 63वीं या वो पीछे के इम्तिहानों में डेटा एक्यूरेट पूछ देता है। तो जब डेटा एक्यूरेट हो जाता है तो सवाल का आंसर मुश्किल हो जाता है। दूसरा नंबर कि अगर डीप में कॉन्सेप्चुअल भी सवाल पूछ दिया तो आम आदमी को मुश्किल हो जाता है। जब हम ये नहीं समझ पाते हैं कि सेंसेक्स जो है ये ऊपर नीचे क्यों होता है, शेयर बाजार क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले क्यों डिवैल्यू होता है। हम सुनते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से जरूर, लेकिन $1 70 रुपया क्यों होता है, 72 रुपया क्यों होता है? वो एक ही डॉलर है और हम 72 रुपया देते हैं। क्यों देते हैं?
कि कोई थोड़े सोने चांदी का बना होता है और एक केवल कागज का बना, दोनों कागजे का बना होता है। और डॉलर से ही हमारे रुपये का क्यों तुलना होता है? दिनार से क्यों नहीं करते, दिरहम से क्यों नहीं करते, और वो भी यूएस डॉलर से करते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से क्यों नहीं करते? तो जब अखबार में लिखे गए इकोनॉमी के टर्म समझ में आने लगे, तब आप समझिए कि आपको समझ में आ गई। किताब को छोड़ दीजिए, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर अखबार में कोई लिख रहा है कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट इतना हुआ, फिजिकल डेफिसिट इतना हुआ, तो आप रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में अंतर समझ में आ रहा है। कोई बोला कि आज शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया, आपको ये समझ में क्यों गिर गया, तो समझिए कि आपको इकोनॉमी आ रहा है। जिस दिन ये अखबार में लिखा हुआ समझ में आने लगे, आप अपना आकलन कीजिए कि हमको कुछ आ रहा है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम जिनको एकदम ही नहीं आता है, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि इन्हें 9वां और 10वां का जो बीटीबीसी का किताब है ना, 2-3 बार रीडिंग मार देगा। इसके बाद इंडियन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये एनसीईआरटी का किताब है। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में बेसिक जानकारी यहां मिल जाएगी। लेकिन 9वां 10वां में चैप्टर 1 से लेकर ही जो टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को आप समझिएगा किसी और किताब से भी हेल्प लेके, नेट से हेल्प लेके, जहां से हो, समझिएगा कि जो पहला नंबर की इकोनॉमी क्या और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, डिमांड है, सब 45 मिनट हो गए, अरे ना, तो उसको हमको देखना है। और उसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्यों हम लोग कहते हैं कि हम लोग मार्केट इकोनॉमी हो गए, नेहरूवियन इकोनॉमी कहाँ गई, अभी हम किस इकोनॉमी में हैं, चाइना की इकोनॉमी कैसी है, अब तो सबकी इकोनॉमी उसी तरह की हो गई, तो क्या क्या डिफरेंस होगा। तो बेसिक चीज 9वां 10वां की किताब में भी उतना है जितना कि समझ लीजिएगा तो आगे आपको समझने में आसानी हो, है ना। अगर हम ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ये 3 वर्ड होता है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में इस तीनों शब्दों को अगर हमको इस्तेमाल करता है तो मेरी शब्द तो एक ही है, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा और प्रोग्रेस होगा। अगर बातचीत में इस्तेमाल करना हो तो तीनों को हम सिनोनिम के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा प्रोग्रेस हुआ जी, तुम्हारा ग्रोथ हुआ जी, तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ, तीनों शब्द हम बोल देंगे एक ही संदर्भ में। लेकिन इकोनॉमी तब समझ में आएगा जब तीनों में अंतर समझ में, कि कहाँ ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल होगा, कहाँ डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल होगा और कहाँ प्रोग्रेस का इस्तेमाल होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इकोनॉमी नीरस विषय नहीं है। इकोनॉमिक्स हो सकता है थोड़ा थ्योरेटिकल मुश्किल, लेकिन आपको कहाँ तक जाना है और कहाँ से फिर इम्तिहान की तैयारी का बहुत बेसिक चीज यही होता है कि अखबार 24 पेज का है, 24 पेज में मुश्किलन 2-2.5 पेज हमको पढ़ना है। तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि उस 24 पेज में से 2-2.5-3 पेज हम कैसे छांटेंगे, और उतना भर न्यूज कैसे हम छांटेंगे। ठीक वैसे ही इस विषय में हम कहां तक पढ़ेंगे और फिर हम वहां से निकल जाएंगे। आपको विद्वान नहीं होना है, आपको उस विषय के बारे में अपने इम्तिहान के अनुरूप जानकारी लेनी, उतने तक रुकना है। तो इकोनॉमी में भी यही है। और इसमें अगर चाहिए, मान लीजिए 10 सवाल हम बनाते हैं तो आप 105 की रेंज में जाइए, है ना। और आईक्यू जो है, आईक्यू
ये 10 सवाल लगभग फिक्स होता है। अभी का IQ 4, 5, 6, 7 इम्तहान से थोड़ा हल्का हुआ। पहले के जमाने में IQ नॉर्मल आदमी से बनता ही नहीं, प्योर मैथ होता था, रीजनिंग टाइप का नहीं था, लेकिन अब थोड़ा हल्का आता है। तो मान लीजिए 5 को बनाए तो उस रेंज में पहुंचने लायक हो जाइएगा। अब आपको देखना है कि हम किस एरिया में मेहनत करके ज्यादा हम स्कोर करने की स्थिति आएंगे। हिस्ट्री में बढ़ाने का स्कोप अभी हमने छोड़ा है, करंट में छोड़ा है, साइंस में छोड़ा है। तो आपको देखना है, क्योंकि अभी बहुत दुधारी तलवार पर चलने के बराबर पीटी ही हो गया। मेन की तैयारी हो जाती है और पीटी में ही आजकल लोग फेल कर जाते हैं। तो इसको भी उतने ही सीरियसली लेके चलना होगा ताकि पीटी में हम 110 के आसपास रहें। तो जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, अभी देखते हैं ना, हॉकी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं कि किस बॉलर बनाता है, किस बैट्समैन को किस एरिया में टारगेट करना। ये आउट स्विंगर अच्छा खेलता है कि इन स्विंगर खेलता है, ये ऑफ साइड में अच्छा खराब है कि ऑन साइड में खराब है, और अकॉर्डिंगली काम करता है। तो आप अपना आकलन कीजिए कि हमारा कौन सा एरिया कमजोर है। हालांकि इसमें कमजोर होने का कोई स्कोप नहीं है। कमीशन का इम्तिहान का मतलब ही है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आपको हमेशा होशियारी बरतनी है कि आप किसी का मास्टरी करने की तरफ न जाइए। जैसे ही मास्टरी करने का आदत लगेगा, आपके फेल होने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए जैसा अभी हमने कहा कि आप उतना ही ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कीजिए। हालांकि वो भी शार्प एज है कि आपको समझना कि हमारा ज्ञान का लेवल कहाँ है, लेकिन इम्तिहान पास करना आपका मेन स्ट्रेटजी होना चाहिए। वहां पर किसी भी विषय में विद्वान बनना नहीं। तो इसलिए उस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हम उतना चीज पढ़ें जिससे कि हम पास होने की स्थिति में रहें। अब देखिए अपना पीपीटी में जो आया है, देखिए इंडियन हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में होता है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। सबसे ज्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। अब इसी में अच्छा एक बात और आपको भूल गए, जैसे बिहार जो है, बिहार 25 प्लस के आसपास सवाल होता है, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और थोड़ा बहुत मिसलेनियस है ना। अभी के समय में बिहार से 25 के आसपास सवाल रह रहा है। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बिहार का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। 8-10 सवाल आजकल बिहार के इतिहास से आ जाता है। इसमें मॉडर्न बिहार से ज्यादा सवाल आएगा। तो इसको आपको देखना है। किताब में 3 किताब जरूर पढ़ लीजिए। एंशिएंट इंडिया RS शर्मा, ये ओल्ड NCERT है। हिंदी में ये तीनों किताब ओरिएंट ब्लैक स्वान से आता है ना। अगर ओल्ड NCERT न मिले, गांधी मैदान में जुगाड़ न बना, तो आप इस किताब को ओरिएंट ब्लैक स्वान वाला ले सकते हैं। थोड़ा महंगा हो जाता है NCERT के मुकाबले, लेकिन ये बेसिक किताब है। तो एंशिएंट हिस्ट्री RS शर्मा, मिडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा और मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, है ना। ये NCERT वाला किताब। आगे चलकर मेन के लिए बिपिन चंद्र का फ्रीडम स्ट्रगल है, वो भी लेना होगा। तो इतिहास में आप इतने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बिहार के इतिहास पर बाजार में भी किताब सब है। एक 2001 में ही हम लिखे थे बिहार का इतिहास और संस्कृति, जो उपकार प्रकाशन से आता है ना। तो जितना है उतना ठीक है। तो उससे रिवाइज एडिशन आएगा, लेकिन अब कब आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बिहार का इतिहास संस्कृति उपकार प्रकाशन से है। बाजार में और भी दूसरे लोगों की भी किताबें हैं, आपकी मर्जी। तो NCERT वाली 3 किताब, बिहार का इतिहास संस्कृति, और मेन के लिए
बिपिन चंद्र का फ्रीडम, स्वाधीनता संघर्ष। हिंदी में वो किताब दिल्ली विश्वविद्यालय से आती है और अंग्रेजी में पेंगुइन से आती है ना। सब इधर उधर न मिले तो फ्लिपकार्ट या क्या बोलते हैं अमेजोन पर मिल जाएगा सब। तो हिस्ट्री को, लेकिन बीपीएससी पास करने वाले को पीटी मेन दोनों के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल हो या ना हो, लेकिन इसको बहुत आपको सीरियसली पढ़ना होगा अगर क्वालिफाई करना है तो। दूसरा गया करंट अफेयर्स के बारे में हमने बता दिया जितना आपको एक्सप्लेन करना था। करंट अफेयर्स में स्कोर करना सबसे आसान है, लेकिन अगर उसके लिए आप सिस्टमेटिक और बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा तब नहीं तो फिर वो 5-10 के रेंज में जैसे ही आइएगा फेल होने की संभावना उतनी अधिक हो जाएगी, क्योंकि 30 का भरपाई फिर कोई नहीं कर पाएगा। कोई सब्जेक्ट में कितना भी स्कोर कीजिएगा उसका भरपाई होना मुश्किल है। इसलिए करंट अफेयर्स, चूंकि मेन में भी पेपर 1 का सेक्शन 2 करंट अफेयर्स है, वहां उतना नंबर का है वो, तो आपको करंट अफेयर्स हर हाल में सीरियसली पढ़ना हो। इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार तीनों, है ना, क्योंकि मेन में भी उसका अहम रोल है और यहाँ पीटी में अभी अहम रोल है, इसलिए उसको हर तरह से सीरियसनेस के साथ पढ़िए। जनरल साइंस जो है और साइंस और टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी का 9वां, 10वां, 11वां का किताब मेन के लिए स्पेक्ट्रम का किताब है, मैग्रा हिल का भी किताब है, कोई एक किताब ले लीजिएगा साइंस टेक के लिए। तो वो जरूरी है क्या है कि अब पीटी में भी साइंस टेक से रिलेटेड सवाल आता है। और पहले ही हम बताएं कि साइंस टेक का मतलब होता है यूपीएससी ही नहीं, अब बीपीएससी में भी, कि जितना अखबार मैगजीन पढ़िए। विज्ञान प्रगति जो मैगजीन है, लगता है कि सरकार बंद कर दी है, अब दिखता नहीं है। नहीं तो सरकारी मैगजीन था और सबसे सस्ता और सबसे ऑथेंटिक। कोई बोला कि बंद है योजना तो दिखता नहीं है हमको भी आजकल वो मैगजीन, लेकिन अगर वो मैगजीन सबसे अच्छा था, हर महीने निकलता था, हर जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, अच्छा इंफॉर्मेशन उसमें रहता था। लेकिन फिर भी अखबारों में भी, और जैसे टेलीग्राम पर ही बहुत कुछ आते रहता है साइंस का मैगजीन। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फ्री में सब आते रहता है, तो वहां भी आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उसका भरपाई बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अखबार अब हिंदू में तो आ जाता है, कवर होता है, उसका एक दिन का एक पेज साइंस टेक्नोलॉजी रहता ही, स्पेशल उसका सेक्शन होता है। लेकिन हिंदी के अखबारों में उन चीजों को बढ़िया से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, दिक्कत यही है। नेक्स्ट सेक्शन जो है इंडियन इकोनॉमी है, इसके बारे में आपको बता दिए हैं। इसमें भी लिखा हुआ है योजना मैगजीन को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, जब बेसिक 9वां, 10वां और इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो कोई फिर एक मोटी किताब लेनी पड़ेगी। रमेश सिंह का किताब अभी के जमाने में सबसे चला हुआ किताब है। हम लोग जब इनके पहले दत्त और सुंदरम चलते थे, अब वो रिडंडेंट हो गए हैं। तो रमेश सिंह का है इंडियन इकोनॉमी, मैग्रा हिल से आता है, आप उसको देख सकते हैं। अब आइए ज्योग्राफी, अरे है ना, ज्योग्राफी में 14-15 सवाल पहले आ रहा था, लेकिन अब सवालों की संख्या कुछ बढ़ गई है। हमारे यहाँ ज्योग्राफी की फैकल्टी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है, सुबोध कुमार मिश्रा। 20 का 20 सवाल आता है उनका। पूरा क्लास अगर आप रेगुलर कर लीजिए, कोई सवाल छूटने का कोई मतलब, 25 साल से पढ़ा रहे हैं तो इतना तो होगा ही कम से कम। वो भी कहते हैं कि एनसीईआरटी का 10वां और 11वें का किताब, और एक किताब का नाम है ए सर्टिफिकेट टू फिजिकल ज्योग्राफी, ये किसी चाइनीज लेखक का है ना। ये किताब जरूरी है, एनसीईआरटी और ये सर्टिफिकेट टू फिजिकल ज्योग्राफी। के नाम से भी बोलिएगा तो दे देगा। ये बहुत ही ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण किताब है ना।
और हो सकता है तब अमेजोन पर भी सर्च कीजिए, अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि घर पहुंचा देगा। छठा जो है सेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन सभी लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं क्योंकि लक्ष्मीकांत ग्रंथ है वो, है ना। इसमें मेन के लिए बहुत सारी बातें उसमें होती जरूर हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जैसे एनसीईआरटी का किताब आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले उसको बेसिक पढ़ जाइए। एक बेयर कॉन्स्टिट्यूशन का किताब, बेयर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब धारावाहिक, हिंदी और अंग्रेजी जो बाइलैंग्वेज होता है, एक किताब वो ले लीजिए। लक्ष्मीकांत का किताब बहुत मोटा है, पढ़ सके तो आपकी मर्जी, पढ़ जाइए, है ना। लेकिन और भी बाजार में कुछ कुछ किताबें हैं, लेकिन अगर उसी को लेके एक बार पढ़ जाइए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि इम्तहाने पास करना है तो कुछ मेहनत करना ही पड़ेगा। यहां से भी आपको जो पढ़ाई होगा तो आप अपना किताब, हम भी मटेरियल आपको देंगे, यहां से भी सब कुछ मिलेगा। मेरा ये कहना है कि इसको ठीक से पढ़ने पर सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती, इनफ है ये। लेकिन मेन में क्या होता है, वहां जब आएंगे तो बताएंगे, बिहार रिलेटेड भी सवाल एक न एक होता है उससे, और वो सवाल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, वो गवर्नेंस को कवर करता है ना। तो वो गवर्नेंस थोड़ा सा रहता है कि बिहार में कास्ट हुआ, जाति की चुनाव में जाति की भूमिका, चुनाव में धर्म की भूमिका, तो इस तरह के सवाल जो है प्योर कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं कहलाते, वो अप्लाइड गवर्नेंस है। तो यूपीएससी के सिलेबस में तो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस वर्ड मेंशन होता है, लेकिन यहां नहीं है, फिर भी उस तरह की बात करनी है। बिहार के बारे में आपको बता दिए हैं, हिस्ट्री बिहार का होगा तो हम ही पढ़ाएंगे, तो और किताब भी है। ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक जो है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आता है। हम लोग इस इम्तिहान में पीछे में केवल इकोनॉमिक सर्वे लास्ट में भी पढ़ाए थे, तो उसमें से 4-5 सवाल आ गए थे। वो 8-10 पेज का ही जो शुरू का जो ब्रीफ होता है ना, उतने पढ़ लेना, तो वो हम लोग आपको अवेलेबल करवा देंगे। मेंटल एबिलिटी में अगर मैथ पढ़े हैं तब तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो पिछले साल के सवालों को सॉल्व कर लीजिए, हम लोग भी यहाँ पढ़ाते ही हैं। तो उसमें नहीं जिसको आता है वो 5 को सवाल बना लेगा, आता है वो 10 को बना लेगा। तो ये सारा सेक्शन जो है आपको उसी हिसाब से देखना है। मेरा कहना है कि अगर सीरियसली और जो एनालिसिस है उसके अनुसार नहीं आ रहा है क्या? तो यहां कहने का इतना मतलब है कि जिस तरह से बीमारी के इलाज के पहले डॉक्टर बीमारी के लक्षणों के लिए टेस्ट करवाता है कि आपको ब्लड टेस्ट, विभिन्न तरह के टेस्ट, तब बीमारी का प्रॉपर इलाज होता है। ठीक वैसे ही इम्तिहान के पहले इस तरह से एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन या एरिया के महत्व को समझिए, अपने को समझिए कि हमारा कौन सा एरिया कमजोर है, उस एरिया में विशेष मेहनत कीजिए। लेकिन विशेष मेहनत करने में ऐसा ना हो कि कोई एरिया छूट जाए, क्योंकि यहाँ पर जितना सेक्शन आप पढ़े हैं, कोई भी सेक्शन छोड़ने का आपके पास कोई स्कोप नहीं है, चाहे जैसे हो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पहले के जमाने में सिलेक्टिव लोग होते थे, अब सिलेक्टिव होने का ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत ज्यादा आ जा रहा है। कोई एक एरिया अगर कोई बढ़िया से छोड़ दिया तो वो फेल करेगा। इसीलिए आर्ट्स है तो साइंस पढ़ना ही पड़ेगा, साइंस है तो आर्ट्स बढ़िया से हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है।
इसीलिए ये एनालाइज कर लीजिए कि हमारा एरिया कहाँ कमजोर है, उस हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करें। और तब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, वो आपको यह एहसास करवाता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक कि सवाल का लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है। तो जो आदमी ये समझ गया कि क्वेश्चन का लेवल ये है और हम यहां हैं, वो वहां पहुंचता है ज्यादा अच्छे तरीके से। कभी भी ये मत समझिए कि हमको कोई चीज का ज्ञान ज्यादा हो गया। न किसी को समझाने का प्रयास कीजिए, न ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए, जो वास्तविकता है वहीं पर रहिए, है ना। और YouTube पर जो पढ़ाई है, तो जो सीरियस टीचर है उन्हीं का पढ़िए, है ना। चुटकुला कहानी ज्यादा न सुनिए, उससे ज्यादा अच्छा है कि टेक्स्ट बुक पढ़िए, अखबार पढ़िए और प्राइमरी मैगजीन पढ़िए। इसमें हमने कहा कि योजना जैसा मैगजीन पढ़िए, ये आपको ऑलवेज बेनिफिशियल होगा। जहां तक मेन का सवाल है, मेन में पहला पेपर हमने बताया कि हिंदी है, वो क्वालिफाइंग है, नहीं है। मेन में सिलेबस में केवल नंबर में बदलाव आया है, पैटर्न में बदलाव आया है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया है। इन लोगों ने कहा था कि सिलेबस में बदला जाएगा, लेकिन सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ। केवल 5 जो ऑप्शनल पेपर है उसके सिलेबस में इंक्लूडिंग LSW में कुछ चैप्टर जोड़े गए हैं। शेष किसी भी विषय में कोई बदलाव नहीं है। और हिंदी कंपल्सरी है, जैसे मैंने बताया कि ऐसे 30 नंबर का होता है, ग्रामर 30 नंबर का, सेंटेंस फॉर्मेशन 25 नंबर का, है ना। तो उसी हिसाब से आप देखिए कि आपका कौन सा एरिया। देखिए ऐसे वगैरह में कोई सा चीज नहीं होता है, ग्रामर पढ़ने का जरूरत है, सेंटेंस फॉर्मेशन और प्रेसी होता है, संक्षेपण जिसको बोलते हैं। तो संक्षेपण हो ही जाता है जो थोड़ा बहुत आदमी पढ़े हुए हैं। लेकिन हमने कहा कि मैट्रिक का ग्रामर का किताब 1-2 बार जरूर पढ़ लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि समझे कि बॉल बाहर जा रही और आप क्लीन बोल्ड हो जाइए। अब आइए जनरल स्टडीज पेपर 1, सेक्शन A1, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। इसमें कितना सेक्शन से सवाल आता है? एक आता है मॉडर्न इंडिया से, जिसको आप फ्रीडम स्ट्रगल बोलिए, तो 1857 से 1947 भारत का इतिहास भी पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से, बिहार भी 1857, कुंवर सिंह, बिहार का निर्माण, है ना, उससे आगे आपको पढ़ना है। एक न एक सवाल वहां से आता ही आता है। कल्चर ऑफ बिहार, मौर्य कला, पाल कला, पटना कला, 3 में से एक। इससे तो आसान कुछ है ही नहीं, 3 में से एक श्योर आ जाए। ट्राइबल मूवमेंट, आदिवासी आंदोलन, जो अजूबे हो गया, इस बार 2 को आ गया, संथाल भी आ गया, मुंडा भी आ गया। अभी जो मेन का इम्तिहान हुआ है, ये लोग कमाले कर दिया, पता नहीं किस सोच से संथाल और मुंडा दोनों आ गए, जबकि 2 ऑप्शन होता है। थिंकर्स है गांधी, नेहरू, टैगोर, ये 3 आदमी फिक्स है। साथ में अंबेडकर, कभी सुभाष चंद्र बोस, है ना। काहे ऐसे होते रहा है? टाइम खत्म हो गया, 45 मिनट खत्म हो गया। नहीं, हाँ, कहां से खत्म हुआ था?
फिर आ गया वो आया। तो जीएस मेन का जो सेक्शन 1 है, इससे आसान कोई सेक्शन ही नहीं है बीपीएससी में। हालांकि जो चीज आसान दिखता है तो उसमें नंबर उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब उसमें कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। तो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न बिहार है, बिहार का कल्चर है, ट्राइबल मूवमेंट है और थिंकर्स हैं, और मिसलेनियस में भी कभी बिहार में टेक्निकल शिक्षा दो, कुछ इस तरह का भी सवाल आते रहता है। तो इसमें सेक्शन ज्यादा है लेकिन आराम ज्यादा है। जैसे यहां से एक सवाल में कभी कोई दिक्कत नहीं होना। कल्चर में, ट्राइबल में भी अमूमन एक सवाल आ जाता है, 2 सवाल यहां हो। थिंकर्स से आना ही आना है एक सवाल। बिहार के इतिहास से एक सवाल आएगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री को कंबाइन करके 1857 की क्रांति और उसमें कुंवर सिंह का योगदान, या इस तरह से गांधी का सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह तो इधर हाल फिलहाल में खूब आया। 1917 में गांधी जी का बिहार आगमन हुआ था, तो उसको सेलिब्रेट करने में फिर इन लोगों ने लगातार बिहार चंपारण सत्याग्रह से सवाल पूछा। और असहयोग आंदोलन, सबने आंदोलन 1942 और बिहार जवाहरलाल जयप्रकाश नारायण का आजाद दस्ता, बिहार में किसान आंदोलन, ये सबसे सवाल रहता है, क्योंकि इसमें बिहार का योगदान बढ़िया है। विशेषकर जिस समय से बिहार बना या गांधी जी बिहार आए, उसके बाद भारत के आजादी की लड़ाई में बिहार का योगदान हमेशा आगे रहा है। तो इस सब सेक्शन से आता है ना। तो कभी कभी संयोग होता है, जो एक किताब है यूनिट 1 पर, तो उसमें 3 सवाल 10 पेज के अंदर से आ गया। आपको 3, 3, 6, 2, 8 सवाल का जवाब देना होता है। फिर करेंट अफेयर्स जो है, ये सेकेंड पार्ट है, यहां से भी आपको 3 सवाल का जवाब देना होता है। अब ये जो 3 सवाल है, तो इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल और बिहार, ये तीनों सेक्शन कवर करना होता है। तो बिहार के लिए रेगुलर बिहार का अखबार भी पढ़ते रहिएगा, और बिहार सरकार का बहुत सारा जो साइट है उस पर भी जाके बहुत सारा चीज इस पर अवेलेबल होता है। लेकिन अखबार से भी बिहार वाला मामला मिल जाता है ना। नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स होता है, उसी के लिए हमने कहा कि एडिटोरियल और अखबार को रेगुलर पढ़िए, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर चीज को जानना होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग का देश है इंडिया, तो जितना इसका पड़ोसी है सभी का भारत के साथ संबंध का एक बैकग्राउंड पहले से पढ़े रहिए। जो भी चेंज होता है उसको केवल 4 लाइन ऐड कर लीजिए। तो ये एक सीरियस, फिर भारत का अमेरिका के साथ, भारत का रूस के साथ, भारत का चाइना के साथ, भारत का ब्रिटेन के साथ, है ना। इस तरह का जितना स्ट्रेटेजिक रिलेशन होता है, इजराइल के साथ, तो ये प्लस जैसे मान लीजिए यरूशलेम का प्रॉब्लम हुआ, तो यरूशलेम क्यों यहूदियों और मुसलमानों के बीच विवाद का मुद्दा है, तो द प्रॉब्लम, उसका हिस्ट्री, वर्तमान विवाद, सॉल्यूशन की संभावना।
भारत की भूमिका। हर इंटरनेशनल अफेयर्स में एक पक्ष 4 लाइन 8 लाइन जो भी बने कि उसमें भारत की क्या भूमिका है ना। अब अफगानिस्तान का मामला बिगड़ रहा है, अमेरिका वापस जा रहा है, तालिबान वहां डोमिनेंट होगा, तालिबान के माध्यम से कश्मीर के डिस्ट्रॉय होने की संभावना है, भारत का इन्वेस्टमेंट वहां सबसे ज्यादा है। अब वहां की स्थिति बिगड़ेगी तो उसका भारत अफगानिस्तान का संबंध शुरू से अच्छा रहा है, तो अब क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है तुरंत उसको देखना। चाइना का डोमिनेंस हमेशा जानना है, चाइना का पूरा जानना है, भारत चाइना रिलेशन, तिब्बत के साथ रिलेशन, और ये जो चाइना वन जोन वन रोड जो बना रहा है, ऐसे घेर रहा है इंडिया में, है ना, शाहरुख खान की तरह। तो यहां से चल के श्रीलंका को लगभग इतना कर्जा दिया है कि श्रीलंका को खरीद लेगा कभी वो, और ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच गया है ना। मालदीव, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है, यहां मालदीव पे हाथ से निकल रहा है ना, वो बात न सुनता है। श्रीलंका फाइनेंशियली गुलाम हो चुका है चाइना का, बांग्लादेश से वो बच गई जब तक खालिदा जिया है कि जिस दिन गई बांग्लादेश गया, नेपाल किसी तरह से ऊपर नीचे होते रहता है ना। तो आसपास का जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसके साथ संबंध, और चाइना सबसे बदमाश देश है, शुरू से रहा है, और अभी तो और वो पागल हो गया है, इसलिए वो संबंध को हर तरह से जाने कब क्या हो जाए। और हमारे देश में घुसा हुआ है, कितनों झूठ बोलते हैं, झूठे बोलने के मास्टर हैं, लेकिन वो घुसा हुआ है देश में, अभी भी 2 पॉइंट से पीछे गया तो घुसा है तब ना पीछे गया, नहीं तो अगर हम अवे नहीं किए हम बाहर क्यों जाएंगे। तो वो एक बहुत ही क्रिटिकल है, हालांकि फ्यूचर के लिए भी क्रिटिकल है, उसका इकोनॉमिक पावर इतना ज्यादा है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कारण थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन उसको हर तरह इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, हर तरह से उसको देखना। अभी के लिए सबसे बदमाश वही है। तो ये तीनों एस्पेक्ट आपको करंट अफेयर्स में, और इसमें है कि बढ़िया से लिखने पर अच्छा नंबर मिलता है। ये भी बात है कि अगर आपके अंदर डेप्थ है तो क्यों किसी को 300 में 200 के आसपास नंबर आता है, थोड़े उसमें कोई पैरवी करने जाता है। जो हिंदू फ्रंट लाइन ये उस लेवल का पढ़ा हुआ है, जब इनपुट डालेगा, जब इनपुट ज्यादा है तब ना आउटपुट अच्छा आता है, हर जगह का नियम सेम है। तो अगर हम 4 लाइन 8 लाइन भी अच्छा लिख देंगे तो एग्जामिनर को जब डिफरेंट मिलता है तो लगता है कि इसमें कुछ दम है, तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिला, 8 सवाल है, 5 को में 2 नंबर मिला तो बहुत आगे चले जाएगा। तो यही सब चीज होता है कि हम अपने आंसर को दूसरे के आंसर से डिफरेंट कैसे बनाएं, और 8 सवाल लिखना होता है तो हमेशा देखिए कि 180 मिनट 8 सवाल लगभग 22 मिनट क्या, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 22 मिनट का एवरेज हुआ। आपको देखना है कि हम 20 मिनट में कैसे लिखें, और मेन में कभी भी कुछ सवाल को बहुत अच्छा और एक आध को छोड़ देने का कभी स्ट्रेटजी नहीं बनाना चाहिए। हर सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, वो बहुत ही घातक होता है, क्योंकि एक सवाल छोड़ने का नंबर फिर कहीं नहीं कॉम्पनसेट होगा। कितना अच्छा लिखिएगा तो आपको 30 में 30 थोड़े देगा, इसलिए प्रत्येक सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, कम में लिखिए लेकिन लिखिए, हर सवाल का आंसर दीजिए। तो इस 20 मिनट में यहां राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। जो लोग पीटी में सेट मारता है, हम लोग जीवन में कभी सेट नहीं मारे ना, हम उसके लिए कहते हैं आप 10-12 सेट मार लीजिए केवल इम्तिहान के मनोविज्ञान के लिए। प्रैक्टिस की जरूरत मेन में होती है, मेन में जो जितना एक्यूरेट होगा उसको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। यहां ना नंबर ऊपर लाना है थोड़ा,
प्रैक्टिस करने से आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन थोड़े ध्यान में आ जाएगा, है ना, प्रीवियस ईयर का सॉल्व करने से आता है, लेकिन वो केवल ट्रेंड को समझना है, प्रैक्टिस करना है। और जहां तक स्टैटिस्टिक्स है, ये जो है ना, आप केवल प्रीवियस ईयर का सारा सवाल बना लीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। उसी में जितना चैप्टर होता है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो जितना चैप्टर है उसको बेसिक समझिए। एनसीईआरटी का स्टैटिस्टिक्स आता है, उसको एक बार थॉरली पढ़ जाइए और इसको सॉल्व कीजिए, बीपीएससी का अधिकांश सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये एरिया क्या है कि यही एक एरिया है जहां 100% में 100% नंबर मिलेगा। इसीलिए पेपर 1 ऊपर ले जाने वाला पेपर है। हालांकि कभी पेपर 2A में किसी किसी को बहुत अच्छा नंबर आता है, यहां भी, लेकिन पेपर 1 नेचुरल तरीके से हाई स्कोरिंग एरिया है ना, तो इसको आपको देखना है। पेपर 2 जो है उसका सेक्शन 1 जो है वो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। ये पॉलिटी केवल संविधान नहीं है, इसको यही समझना। संविधान का मतलब होता है कि धारा 1 से 395 के बीच के प्रावधानों से जुड़े हुए सवाल। लेकिन दूसरा पक्ष होता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब है कि थियरी अप्लाइड, हाउ द थियरी हैज बीन अप्लाइड एंड द एप्लीकेशन ऑफ द थियरी, हाउ मच सक्सेसफुल, हाउ मच फेल्योर एंड व्हाट कैन बी द करेक्टिव मेजर्स। वो जो सिद्धांत लागू हुआ कहां तक सही लागू हुआ, क्या उसका उपलब्धि है, क्या फेल्योर है, क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए राज्यपाल पर हमेशा सवाल आता है, तो आज भी राज्यपाल का पोस्ट सबसे ज्यादा डिबेटेड पोस्ट है। लोग कहते हैं ना कि राज्यपाल को हटा दो, कि बेवजह ऐसगाह बना हुआ है। लेकिन राज्यपाल का पोस्ट अगर भारत के संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया, तो संविधान बनाने वाले आज के जैसे लोग थे, ये सब पागल तो न थे। भारत के सबसे पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा वकील लोग, जिनका काम ही वही है, दे वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको तो सीधे सामने दिखता है, न आप आजादी की लड़ाई लड़े, न आप उन समस्याओं को जाना, भाषण देने के लिए चले आते हैं सभी लोग। भारत कभी भी भौगोलिक अभिव्यक्ति वो नहीं था जो आज है, या जो अंग्रेज देकर गए। इस इंडिया नामक देश में कभी भी नॉर्थ ईस्ट नहीं रहा। इस इंडिया देश में कश्मीर नहीं रहा, है ना। तो आपके पास जो, या केरल भी नहीं रहा, डीप साउथ भी नहीं रहा। हम लोग कभी भी न ही कंप्लीट यूनिटरी गवर्नमेंट को हमारे यहां लागू हुआ, न ही फेडरल गवर्नमेंट लागू हुआ। तो इस जैसे देश में जहां ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी है, वहां इतने बड़े देश में, ये तो मोदी जी ने इधर कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तो नहीं करता कि हम यहाँ की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, यहाँ की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, यहाँ को फेंक देंगे और अपना रूल करेंगे। जब डेमोक्रेसी है तो दिल्ली में कोई और गवर्नमेंट और केरल में कोई और गवर्नमेंट हो सकती, अभी वो है। लेकिन इधर नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई और गवर्नमेंट हो गई, तो नॉर्थ ईस्ट का सभी स्टेट आज भी रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है, आज भी सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। आज भी बहुत सारा ऐसा जगह है जहां सेना भी जाती है तो नाव से और या हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाता है। अगर अरे सब कुछ होने के बावजूद मिजोरम, नागालैंड, इस सब का कंट्रोल कहां, वहां तो हमेशा से समझिए कि सेना का ही शासन है। सेना न रहे तो तुरंत उलट जाएगा, वहां ऑलवेज वही स्थिति,
राज्यपाल का जो पोस्ट बना, तो राज्यपाल के क्रिएशन ऑफ द पोस्ट में फेडरल सिस्टम या यूनिटी जो भी हो, उसका जो लैकुना इन डेमोक्रेटिक फॉर्म में आ सकता था, उसको भरने के लिए बना। हम कोई चीज फैसिलिटी आपको देते हैं, दुरुपयोग अगर आप करते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, व्यवस्था नहीं। तो राज्यपाल केंद्र का आंख और कान होता है। इफ इन मिजोरम देयर इज अ डिफरेंट गवर्नमेंट, then who will observe Mizoram? That is the governor, and he will report the center कि यहां क्या हो रहा है। दक्षिण भारत में जब इतिहास कोई पढ़ता है तो उसको समझ में आएगा मंदिरों का क्या वैल्यू था। उत्तर से ब्राह्मणों को ले जाकर दक्षिण बसाया गया है। दक्षिण भारत में कभी भी मौर्य वंश जैसा यूनिटरी शासन हुआ? नेवर। दक्षिण भारत के पूरे इतिहास में कभी भी उत्तर भारत की तरफ बड़े साम्राज्यों का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि दक्षिण भारत का जो भौगोलिक डिफिकल्टी है, उसमें केंद्रीयकृत शासन की स्थापना हो ही नहीं सकती। दक्षिण भारत में ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों चोलों के समय डेवलप हुआ? विजयनगर में हर समय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ, उत्तरी भारत में नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं कि वो लोग डेमोक्रेटिक बहुत बड़े थे या इधर के लोग बहुत बदमाश थे, ऐसा नहीं था। जो दक्षिण भारत है, हम यहां जा रहे हैं, यहां के बाद पहाड़ है। अब हमको उसी जगह जाने के लिए हमको 20 मील उधर जाके फिर लौट के इधर यहां आना पड़ेगा। अब अगर हम राजा यहां हैं और यहां विद्रोह हो गया, तो यहां तो पहुंचते पहुंचते 6 महीना लग जाएगा। तब तक जो होना होगा हो जाएगा। तो यहां से पंडित जी लोग को ले जाएंगे। पंडित जी को दान दक्षिणा अच्छा लगता है, बड़े बड़े दान मिले, जमीन मिला, लैंड ग्रांट मिला। और आप देखिए, दक्षिण भारत का मंदिर और उत्तर भारत के मंदिर में कोई तुलना है? अगर ये हनुमान मंदिर दक्षिण में रहता तो 20 बीघा में मंदिर ही रहता। दिमाग लगाइए, दक्षिण का मंदिर 5 मील दूर से दिखाई देगा, उसका द्वार दिखाई देगा, उसका जो स्ट्रक्चर है दिखाई देगा। उस मंदिर में जाइएगा तो चारों तरफ इतना बड़ा एरिया है। उत्तर भारत के किसी मंदिर में उतना एरिया नहीं, क्योंकि मंदिर जो है, इट प्लेड द रोल ऑफ अ गवर्नर ऑफ टुडे। ये सामंत की तरह बिहेव करते हैं। और यहां बैठा हुआ जो पुरोहित है, ये ब्राह्मण है, और इर्द गिर्द सभी नॉन ब्राह्मण है दक्षिण भारतीय। तो जो राजा यहां बैठा हुआ है, ये अगर इसको कोई प्रॉब्लम है, ये बदमाशी किया, तो हाउ ही विल बी गेटिंग द न्यूज अबाउट दीज पीपुल? तो ब्राह्मणों को राजा ने संरक्षण दिया, दान दिया, पोजीशन दिया, और कहा कि इन सब को आप मेरे प्रति लॉयल बनाइए। आज टीवी क्या करता है? न्यूज़पेपर देखिए, भूमिका बदल जाती है। आज का जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, ये प्राचीन मध्यकाल के गोदी मीडिया है। मठ और मंदिर और दक्षिण के जो ब्राह्मण हुए, वो राजा के गोदी मीडिया थे। 2 काम किया, जनता को राजा के पक्ष में हमेशा बोला, ए राजा है वो, बढ़िया राजा है। धर्म का क्या भूमिका था स्टेट के लिए? वह स्टेट का गुण गाएगा प्रजा में। राजा उसको संरक्षण दिया, राजा ने लोगों से टैक्स वसूला और पंडित जी ने दान वसूला। तो टैक्स और दान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दान एक धार्मिक कर है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल कर है। राजा टैक्स वसूल रहा है, पंडित जी दान वसूल रहे हैं।
अगर प्रजा ने किसी ने कहा कि न देंगे पंडित जी को दान, राजा 5 को सिपाही हो जाएगा, मार 4 डंडा, मारा 4 डंडा कि पंडित जी को दान न दिया, अगला दिन से सब आदमी दान दिए। टैक्स नहीं दीजिएगा, मार के लौटा दिया, जिससे कैसे ईडी सीआईडी सब चल के पहुंच जाता है। हर जमाने में अपने मैकेनिज्म को चलाने का सिस्टम इवॉल्व करता है तरीका। तो दक्षिण का जो मंदिर है, देखते ही देखते, जैसे दिखावा क्या होता है, मोदी जी को देखते ही लोगों को लगता है कि अरे बाप रे, लार्जर देन द लाइफ फिगर है। किसी के घर में जाइए और उसके घर में करोड़ों का सजावट हो, और आप कितनों बड़ा आदमी रहेंगे, पहले से घर में देख के आप डिमोरलाइज हो जाइए, बाप रे ये आदमी पैसा होगा। उसी तरह से बड़े भवनों को क्यों बनाया जाता है, उसमें सोने वाला जो 20 फीट का होगा वही आदमी होगा। ये केवल देखने वालों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना होता है कि हम ये ऐसा है, तो वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है। तो दिखावा इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। जो शासक होता है इस बात को जानता है, मोदी जी इसको सबसे अच्छे जानते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट सीधे प्रभाव डालता है। आज चुनाव होता है तो आप आदमी को वोट देते हैं, बढ़िया से बढ़िया आदमी अगर झोटन की तरह बहुत विद्वान है, चुनाव में खड़ा हो जाए, जैसे 10 को वोट न मिले, क्रिमिनल डकैत 50 गाड़ी से आएगा, बोले सबसे मजबूत उम्मीदवार है। तो इवेंट मैनेजमेंट हर जमाने में शासन करने वालों ने अपने अपने तरीके ढूंढे। हर जमाने का तरीका अलग होता है ना। तो उस जमाने में वो तरीका था डेमोक्रेसी आई, तो गवर्नर केंद्र के एजेंट के रूप में, तो गवर्नर मिसयूज करते हैं इसलिए उनका बदनामी हुआ है। नहीं तो गवर्नर हमारे देश के सिस्टम में एक जरूरी इंस्टीट्यूशन है, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों के लिए या दिल्ली से दूरस्थ इलाकों के लिए, और कभी यही फेडरल स्ट्रक्चर को बचाएगा। आज ये बदनाम हो रहा है क्योंकि मान लीजिए वैसा करते ही हैं लोग, लेकिन गवर्नर का पोस्ट इररिलेवेंट नहीं है। जिन लोगों ने संविधान जब बनाया था ना, उन लोगों ने घर से अपनी लड़ाई लड़ी थी, सरकार के टैक्स के पैसा से हवाई जहाज पर नहीं उड़ते थे वो लोग, अपने बाबूजी का कमाई से उड़ते थे। और जो पैदल चला, जो संघर्ष किया, जो मरा, जो जेल गया, वो लोग समझते थे कि देश क्या है। हम तो मजे कर रहे हैं, बोलते हैं कुछ भी, जो भी होता है, लेकिन उन लोगों को पता था कि देश का फ्यूचर कैसे चलेगा, देश का वर्तमान कैसे चलेगा। इसलिए वो इंस्टीट्यूशंस उतने इंपॉर्टेंट थे, हैं और रहेंगे, है ना। छेड़छाड़ होने पर संसार बिखरा है, ये भी देश बिखरेगा। तो इसलिए फिर संविधान जो है आजकल अप्लाइड ज्यादा हो गया है, तो इम्तिहान में अप्लाइड एस्पेक्ट से सवाल ज्यादा आता है, और बिहार में एक सवाल वहां से जरूर आता है। दूसरा सेक्शन जो इकोनॉमी है और ज्योग्राफी है, दिक्कत यह है कि अभी जो है लगातार प्रॉपर ज्योग्राफी से सवाल नहीं आ रहा, और इस सेक्शन में सीधे यूपीएससी में पीछे पूछे हुए सवालों को सीधे ले आकर डाल दे रहा है, तो स्टैंडर्ड सवाल हो जा रहा है। लेकिन ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार, सवाल फिजिकल ज्योग्राफी से आता है मेन में, है ना, दोनों का फिजिकल ज्योग्राफी। इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी और बिहार का इकोनॉमी दोनों। पहले का जमाना था कि इसमें 3-3 सवाल आता था, तो एक सवाल बिहार का दोनों में होता था। अब रहेगा कि नहीं रहेगा इसका गारंटी नहीं रहता है ना। और ज्योग्राफी भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो जाता है, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज्योग्राफी हो जाता है। तो
जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको पढ़ना तो है ही, लेकिन दोनों हिसाब से, और यूपीएससी में प्रीवियस ईयर आने वाले सवालों को देख लेना कि इकोनॉमी ज्योग्राफी में कैसा सवाल आएगा। तो वो एक प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है मेन में। और जितना भी बिहार सरकार का इकोनॉमिक कार्यक्रम है, जनता के जो भी कार्यक्रम है, वो सबको देखना है। जैसे 7 निश्चय से लगातार सवाल पूछ देते हैं। नीतीश कुमार जी का पेट एरिया है, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेट करने वाले को भी लगता होगा कि नीतीश जी को प्रसन्न करके रखना चाहिए, तो उनके पेट प्रोजेक्ट से एक आध सवाल निश्चित रहता है। तो उस सबको देखिए। वीमेन एम्पावरमेंट वाला भी आया है। तो ये मिला जुला के योजना और अखबार ये आपका काम कर देगा, है ना। लेकिन जो किताब बोले हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अंतिम सेक्शन जो है साइंस टेक है। तो साइंस टेक में स्पेक्ट्रम का किताब पढ़िए, क्योंकि बिहार बीपीएससी के लिए तो कोई किताब निकलता नहीं है। और तो साइंस टेक स्पेक्ट्रम पढ़िए, या मैगरा हिल भी निकाला है, जो आपको माने एक किताब रखना चाहिए। स्टैंडर्ड और अखबार और मैगजीन, इसको आपको रेगुलर देखना है और उसी हिसाब से इसको कवर करना है, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका हुआ। कल से हम लोग इसी टाइम में हिस्ट्री से शुरू करेंगे। फिर इसी में 1 घंटा हिस्ट्री होगा, 1 घंटा इकोनॉमी अगले हफ्ते से होगा। इस हफ्ते हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म। निहाल कुमार, आप जो है बोलिए। निहाल कुमार, अरे निहाल कुमार, अच्छा फोन कर लीजिएगा निहाल कुमार, आपका आवाज आने में दिक्कत हो रहा है। जिस आदमी को भी कोई सवाल पूछना होगा वो फोन कर लीजिएगा। अभी इसको हमको बहुत ऑपरेट करने में हमको दिक्कत है, ठीक है। मोबाइल नंबर पर फोन कर लीजिएगा निहाल कुमार। अब क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो?